हेलो बच्चों, आपका मैथ ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के लिए गणित का पेपर। तो दोस्तों यदि आपका एग्ज़ाम है 9th क्लास एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको यह क्लास एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखकर जानी है, क्योंकि दोस्तों आपको इस क्लास के माध्यम से आपके गणित के पेपर में पूछे जाने वाले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो दोस्तों यह क्लास आपकी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जी दोस्तों, आप यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2022-23 एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं गणित का विषय 9th क्लास कक्षा 9th के लिए। और दोस्तों जो आपका पेपर है ये आपका 70 नंबर पेपर आना है। तो दोस्तों इस क्लास के माध्यम से हम यहाँ पर जो है आपके 70 नंबर के जो पेपर आपका आना है वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर संपूर्ण मैथ पढ़ाया जाएगा आपके यूट्यूब चैनल मैप ट्यूशन क्लासेस पर। तो आज की दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप यहाँ पर जो है एमसीक्यू, यानी कि आपके संपूर्ण गणित के पूरी बुक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो देखने वाले हैं आज की क्लास में। जौन जौन से एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे वे सब आपको यहाँ पर कराए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है आपके एग्जाम में मैथ में आपके 20 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले पूछे जाने हैं। तो आज की क्लास के माध्यम से दोस्तों हम यहाँ पर जो है आपके एग्जाम में जो 20 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाएंगे वे कौन कौन से एमसीक्यू हो सकते हैं वे सब आपको यहाँ पर आज की क्लास में कराए जाएंगे। और इसके बाद जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उसमें हम अति लघु और लघु और विस्तृत पूरी बुक के जो क्वेश्चन हैं वे हम यहाँ पर देखेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है वे सब आपको पढ़ाया जाएगा। एक बात और भी है, जितना आपको पढ़ाया जाएगा उतना आप पढ़कर एग्जाम में जाते हैं तो आपके जो आपका पेपर है 70 नंबर का, 70 में से आपके 70 दोस्तों क्वेश्चन हो जाएंगे। ये दोस्तों मेरा आपसे वादा है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जाने हैं। और यदि आप यहाँ पर यह वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं, जितने क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं वे सब आप क्वेश्चन समझ लेते हैं, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी 20 क्वेश्चन को आप एग्जाम में कर कर आएंगे। तो यह वीडियो कंप्लीट देखनी है। सभी एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए गए हैं पूरे चैप्टर के, यानी कि जो हमारी पास पूरी बुक है 9th क्लास की, उस पूरी बुक के एमसीक्यू यहाँ पर आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ध्यान देंगे जो हमारे पास पाई है, पाई हमारे पास दोस्तों ये पाई है, ये दोस्तों होती है अपरिमेय संख्या। दोस्तों ध्यान देंगे पाई होती है अपरिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं, बताना है कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास ये तो अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों ध्यान देंगे, यदि कोई संख्या रूट के अंदर है और उसका रूट नहीं निकाला जा सकता तो वह संख्या भी अपरिमेय संख्या होगी। तो यह भी हमारे पास अपरिमेय संख्या है। और ध्यान देंगे यदि हमारे पास किसी अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़ देते हैं या फिर कुछ घटा देते हैं तो वो भी अपरिमेय संख्या ही होती है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो हो जाएगी अपरिमेय संख्याएं। मगर जो ऑप्शन सी है ये है हमारे पास दोस्तों एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों हमारे पास ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इस संख्या का परिमेय रूप लिखो। तो इस संख्या का दोस्तों परिमेय रूप लिखने के लिए पॉइंट हटाएंगे, बटे में आएगा 100, फिर 4 से भाग कर लेंगे, 4 निम 36 और 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25। तो 9/25, यानी कि ऑप्शन बी इस संख्या का, इस दशमलव संख्या का परिमेय रूप हो जाएगा राइट आंसर। और दोस्तों एक बात और भी है, जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम आज की क्लास में लगभग 66 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये 66 क्वेश्चन वे क्वेश्चन होंगे, यदि आप ये कर लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में जो 20 क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। हर एक क्वेश्चन आपको इसी क्लास से देखने को मिलेगा। तो आपको यह वीडियो एग्ज़ाम से पहले पहले बहुत ही शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से देख कर जानी है। हर एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ कर जाना है। तो आप एग्ज़ाम में
पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हमें हल करके बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 2√2 और फिर प्लस 5√3 और फिर प्लस करना है √2 माइनस ये 3√3। तो दोस्तों ध्यान देंगे √2 में √2 को √2 के साथ लेंगे और ये प्लस का है √2 तो प्लस का √2 आएगा। उसके बाद √3 को लेंगे √3 के साथ तो 5√3 और फिर यह माइनस का आएगा माइनस के 3√3 और ये 2 है और ध्यान देंगे हमारे पास ये होगा 1 तो 1 और 2 हो जाएगा हमारे पास 3√2 और 5 में से 3 घटा देंगे यहाँ बचेगा 2√3। तो दोस्तों ये हो जाएगा इस क्वेश्चन को हल करने के बाद अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ बात समझ में आ रही होगी। यदि आप ये बात समझ पा रहे हैं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे और कर भी लेंगे। क्वेश्चन है 5वां हमारे पास, इस संख्या को इस संख्या से गुना करने पर गुणनफल क्या आएगा। तो इस संख्या को गुना करते हैं हमारे पास इस संख्या से तो देखते हैं गुणनफल क्या आएगा। 6 दूनी 12 √5 गुना √5 में करेंगे तो 5 आएगा और 12 पंजे 60 तो हम कह सकते हैं गुणनफल कितना आएगा ऑप्शन नंबर डी 60 गुना करने के बाद। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या आता है, इस संख्या को इस संख्या से भाग देने पर हल क्या आएगा। तो इस संख्या को इस संख्या से भाग देने पर हल क्या आएगा। 2 चौक 8 और 3 पंजे 15 तो भाग करने पर आएगा 4√5 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आगे नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसको हल करने पर क्या आएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ये उसी फॉर्मूले से यहाँ पर लिख देंगे इसको 5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 आएगा और √7 का स्क्वायर 7 आएगा। 7 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 18 यानी कि इस संख्या या फिर इस क्वेश्चन का जो हल है वो आएगा 18। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का परिमीकरण रूप दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है। तो इस संख्या का परिमीकरण करेंगे हम यहाँ पर। तो ये हमारे पास संख्या दी गई है माइनस में तो परिमीकरण हो जाएगा प्लस करके, इसी संख्या का प्लस करके ऊपर नीचे गुना भाग कर देनी है। अब ये माइनस का है प्लस का है तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा, मैंने पीछे बताया था आपको ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ पर पीछे बन पा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है तो फिर यहाँ बने फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा और ऊपर आएगा √7 प्लस के √6। तो ऊपर हमारे पास √7 प्लस के √6 और √7 का स्क्वायर 1 आएगा, √6 का स्क्वायर हमारे पास 6 आएगा। तो 6 में से 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा और फिर ये हमारे पास 1 से हम भाग करेंगे तो भाग करने पर आएगा √7 और प्लस के √6। और दोस्तों एक बात और भी है, ये क्वेश्चन आपको जो पेपर में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे इनको आपको ओ मार्क शीट में भरना है और जो मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ ये आपको रफ कार्य पर करके अपनी जो ओ मार्क शीट आएगी उसमें अपने आंसर भरते रहना है। तो हम बात करें राइट आंसर की तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इसके बाद 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमारे पास आता है 9 और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, देखना है इस क्वेश्चन का मान क्या आएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो हमारे पास 32 है ये होता है 2 की पावर 5, 32 होता है 2 की पावर 5। तो ये हमारे पास 5 से 5 कट जाएगा, फिर 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारे पास कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और दूनी 8 ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों यदि आपको बात ये समझ में नहीं आई है कि मैंने 32 को 2 की पावर 5 कैसे लिख दिया तो इसको एक बार यहाँ देख लो। 2 से भाग करेंगे यहाँ पर आएगा 16, 2 से भाग करेंगे यहाँ पर आएगा 8, 2 से भाग करेंगे 3, फिर 2 से भाग करेंगे 4 आएगा, 2 से भाग करेंगे 2 और 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2। तो 1 2 3 4 5 तो ये 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है 32। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो
तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बताना है 64 की पावर 1/2 का मान क्या आएगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 64 होता है 8 का स्क्वायर। ये होता है 8 का स्क्वायर। दोस्त हमारे पास 2 कट जाएगा तो 8 की पावर 1 8 आएगा। ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देखेंगे, यदि हमारे पास अचर पद, जो हमारे पास अचर पद है एक्स वाई जेड या फिर एक्स टी, जो हमारे पास दोस्तों अल्फ़ाबेट है अचर पद है, अगर जो वो रूट के अंदर है तो फिर वह हमारे पास जो बहुपद होगा, तो फिर हमारे पास वह बहुपद नहीं होगा। तो हमारे पास ये हमारे पास जो टी है रूट के अंदर आ गया है, इसीलिए हमारे पास यह ऑप्शन बहुपद नहीं है। तो हमारे पास जो अचर पद है यह अगर जो रूट के अंदर है तो वह हमारे पास पद बहुपद नहीं होगा। ये बात आपको बात ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बहुपद की घात कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बहुपद है इसमें अचर पद की जो घात है वो कितनी है, 2 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान तो क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन और भी इसी प्रकार से देखेंगे, बहुपद की घात कितनी है। तो दोस्तों बहुपद यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अधिकतम घात यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, या 2 है, यहाँ 3 है, तो अधिकतम घात 3 है। तो अधिकतम वाली घात ही लेना है जो हमारे पास कितनी है 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है बहुपद की घात कितनी है। तो अचर पद की अधिकतम घात 3 है, तो ये हमारे पास हो जाएगी इसकी घात। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आगे नेक्स्ट हमारे पास है बताना है इस बहुपद में x का गुणांक क्या है। तो दोस्तों हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर गुणांक, तो एक्स दोस्तों स्क्वायर ये रहा और इसका गुणांक यहाँ पर कितना है माइनस का 1 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट है बहुपद हमारे पास का एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास है पाई/2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सही ऑप्शन यहाँ पर लिखेंगे, ये हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर पाई/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो पाई/2 एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। अगर जो बहुपद ये बहुपद है इसका x बराबर 1 पर मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 1 पर मान ज्ञात करने के लिए जहाँ भी x है वहाँ पर 1 पुट कर लेंगे। तो वहाँ पर कर लेंगे हम 1 पुट, 1 को पुट कर लेंगे। तो 1 की पावर 1 1 आएगा, 4 यहाँ पे 1 की पावर 1 यहाँ भी 1 आएगा प्लस 3, 4 एकम 5 एकम 5 4 एकम 4 प्लस के 3, 5 में से 4 घटाएंगे यहाँ बचेगा 1 और फिर प्लस 3, 1 और 3 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 आ जाएगा, क्योंकि इस बहुपद का मान x बराबर 1 पर ज्ञात करना है। तो बस हमें x के स्थान पर 1 पुट कर देना है, राइट आंसर आ जाएगा। आसान तो क्वेश्चन है, करना आना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट है इस बड़ी से बहुपद को अगर जो हमारे पास x+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो वो शेषफल निकालने के लिए हमें जो x+1 है इसे रखो पहले हमारे पास 0 के बराबर, फिर ये प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1 हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, x के स्थान पर माइनस का 1 पुट कर लेंगे, तो फिर हमारे पास शेषफल निकल कर आएगा। देखते हैं क्या आएगा। तो जहाँ भी x है वहाँ पर माइनस के 1 पुट कर लेंगे। तो 1 की पावर 3 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 एकम 3 माइनस 3 आएगा प्लस के 3, 3 तो हमारे पास 3 कट जाएगा, फिर माइनस 1 3 एकम 3, इसमें से 1 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 2। तो हम कह सकते हैं राइट आंसर जो हमारे पास शेषफल है ये 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है 18वां क्वेश्चन। तो दोस्तों 18वां क्वेश्चन कहता है k का मान ज्ञात करो यदि हमारे पास x-1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर दोस्तों हमारे पास x-1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो बराबर 0 रखकर x बराबर आएगा माइनस के तरह प्लस का हो जाएगा। अब ये हमारे पास इस बहुपद का गुणनखंड है, तो यहाँ पर x के स्थान पर 1 रखने पर बहुपद का मान 0 आएगा। बहुपद का मान क्या आएगा 0 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0, 1 और 1 2 आएगा प्लस के बराबर 0।
अब ये प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर k का मान 2 आएगा। तो बात ध्यान रखनी, यदि हमारे पास x-1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो इसको बराबर लेंगे 0 के, माइनस का 1 इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा। और हमारे पास जो x-1 है ये बहुपद का गुणनखंड है, तो x के स्थान पर x का मान 1 रखने पर 0 आएगा। क्या आएगा? 0। तो इस प्रकार से अपना आंसर k का मान -2 आएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। और दोस्तों एक बात और भी है, हम आज की क्लास में लगभग 60 प्लस क्वेश्चन करेंगे, और ये आप यकीन मानो यदि आप यहाँ पर ये 60 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सभी क्वेश्चन इसी क्लास से आपके आने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं बहुपद की, बहुपद के गुणनखंड की। तो बहुपद हमारे पास ये है, इसका हमें गुणनखंड करना है और देखना है कौन सा ऑप्शन मैच कर पाएगा। तो 6 चिंग 36, तो गुना करने पर तो आना चाहिए 6 चिंग 36, और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 5। तो हम लिख सकते हैं 5 को क्या, 9 माइनस 4, क्योंकि 9 चौक 36, 9 में से 4 घटाएंगे 5 ही आएगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर आएगा 9, एक्स मल्टीप्लाई कर लेंगे 9x और 4x आएगा -6। तो यहाँ पर कॉमन आएगा 6, सॉरी यहाँ पर कॉमन आएगा 3x। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। यहाँ पर आएगा दोस्तों माइनस के 2 कॉमन यहाँ से, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, माइनस कॉमन आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब कॉमन आएगा यहाँ पर 2x प्लस के 3 और 3x माइनस के 2, 3x माइनस के 2। तो देखते हैं कौन सा गुणनखंड मैच कर पा रहा है। तो हमारे पास ये वाला गुणनखंड मैच कर पा रहा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो x+2x+3 इस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मूल बिंदु के निर्देशांक कौन से हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ये हमारे पास है 1/4 और ये होता है मूल बिंदु। तो दोस्तों मूल बिंदु के जो हमारे पास निर्देशांक है ये होते हैं 0 और 0। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। बताना है बिंदु हमारे पास ये किस चतुर्थांश में है। तो दोस्तों यहाँ पर बनाते हैं चतुर्थांश, ये बात ध्यान देंगे, चतुर्थांश। तो दोस्तों ये तो होता है एक्स अक्ष प्लस में, प्लस दिशा में, और ये होता है एक्स अक्ष माइनस दिशा में, और ये होता है वाई अक्ष प्लस दिशा में, और ये वाई अक्ष होता है माइनस दिशा में। और ध्यान देंगे जो हमारे पास दोस्तों निर्देशांक होते हैं, निर्देशांक, इसमें हम लिखते हैं पहले एक्स का मान, फिर लिखते हैं वाई का मान। और दोस्तों ये हमारे पास है प्रथम निर्देशांक, ये है द्वितीय निर्देशांक, और ये है तृतीय निर्देशांक, और ये हमारे पास है चौथा चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चौथा, तो इस प्रकार से हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देंगे एक्स यहाँ प्लस और वाई भी प्लस है, तो प्रथम चतुर्थांश में वैल्यू क्या होती है, एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स हमारे पास कैसा है, माइनस का है, तो माइनस होगा, और वाई हमारे पास कैसा है, प्लस का है। तो ध्यान देंगे द्वितीय चतुर्थांश में जो हमारे पास दोस्तों निर्देशांक होते हैं बिंदु के, माइनस और प्लस होते हैं। तृतीय चतुर्थांश एक्स माइनस वाई माइनस। तो तृतीय चतुर्थांश में एक्स और वाई, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में जो हमारे पास बिंदु के निर्देशांक होंगे ये होते हैं माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स प्लस है और वाई माइनस है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो एक्स तो प्लस है और वाई कैसा है, माइनस है। तो ध्यान देंगे चौथे चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक प्लस माइनस होते हैं, और यहाँ पर जो है 3 प्लस है और 5 माइनस का है, तो प्लस माइनस निर्देशांक होते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक प्लस प्लस होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक माइनस प्लस होंगे, और तृतीय चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक माइनस माइनस होंगे, और चतुर्थ चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक प्लस माइनस होते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बना तो आप करके आएंगे, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों बताना है, मैंने बताया था आपको जो निर्देशांक है एक्स और वाई होते हैं, यह बताना है बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी। तो दोस्तों बतानी है एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष से दूरी बताना हो
तो जो ये वाई वाला पार्ट है, वाई वाला पार्ट ये हो जाएगा राइट आंसर। अगर जब पूछा जाए वाई अक्ष से दूरी तो फिर हो जाएगा एक्स वाला पार्ट राइट आंसर। मगर यहाँ पूछा है एक्स अक्ष से दूरी, तो जो हमारे पास वाई बिंदु है ये हमारे पास हो जाएगी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है बिंदु 6 और 2 का भुज क्या है? भुज तो दोस्तों भुज होता है एक्स, ये होता है एक्स और वाई। तो जो भुज है वो होता है एक्स अक्ष वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो भुज हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे भुज है ये होता है एक्स एक्स वाली वैल्यू हमारे पास है 6। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो वही दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है इस हमारे पास समीकरण के हलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इस समीकरण को हल किया ही नहीं जा सकता, तो इसलिए इस समीकरण के हलों की संख्या हो जाएगी 0, राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों बताना है यह समीकरण हमारे पास है एक्स और वाई बराबर 2 का हल क्या होगा? अब दोस्तों यहाँ पर एक एक्स भी एक और वाई भी एक प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 2, तो हम कह सकते हैं एक्स और वाई यानी कि 1 1 इस समीकरण का हल हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हमारे पास समीकरण को हल करके अपना आंसर बताना है, देखते हैं क्या राइट आंसर आएगा। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर इस समीकरण को हल करने पर अपना आंसर क्या आएगा। तो 2x, ये x इधर आके यहाँ पे माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 1 प्लस का 1 इधर आकर हो जाएगा माइनस का 1। 2x में से एक घटाएंगे तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस तो -2 -1 -3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा -3। ऑप्शन को करेक्शन करने की आवश्यकता है क्योंकि राइट आंसर -3 ही आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर -3। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? तो दोस्तों ध्यान देंगे हमारे पास ये है दो समांतर रेखाएं, इनके जो बीच का कोण है ये वाला, ये होता है 90 डिग्री। तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा राइट आंसर बी। तो दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों 28 कहता है क्वेश्चन समकोण का मान कितना होता है? दोस्तों ध्यान रखना है समकोण का मान होता है 90 डिग्री। ये बात आपको ध्यान रखनी है, समकोण कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो दोस्तों आगे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास सरल कोण है, सरल कोण का मान होता है 180 डिग्री। तो सरल कोण का मान 180 डिग्री होता है। न्यून कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है। अधिक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है 70 का पूरक कोण क्या होगा? तो दोस्तों पूरक कोण निकालने के लिए 70 को 90 में से घटा देंगे तो कितना आएगा 20। तो हम कह सकते हैं 70 का पूरक कोण 20 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो ध्यान रखना है समपूरक कोण निकालने के लिए 90 में से घटाना होगा। आगे क्वेश्चन दोस्तों है 65 का समपूरक कोण क्या होगा? तो दोस्तों समपूरक कोण निकालने के लिए कोण को 180 में से घटा देना है, घटाने के बाद 115 आएगा। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, समपूरक कोण निकालने के लिए 180 में से घटा देना है जो भी कोण दिया जाएगा जिसको भी हमें समपूरक कोण निकालना है। तो 65 का समपूरक कोण 115 डिग्री हो जाए क्योंकि 80 180 में से 65 घटाएंगे, 65 घटाएंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 115, राइट आंसर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको एक बात और भी है, जो हमारे पास दोस्तों जो हमारे पास पूरक कोण है, पूरक कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री और समपूरक कोण का मान होता है 180 डिग्री। समपूरक कोण का मान निकालने के लिए 180 डिग्री में से घटा देते हैं और पूरक कोण का मान निकालने के लिए 90 डिग्री में से घटा देते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल कितना होता है? तो दोस्तों भाई मान लो हमारे पास ये त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज की ये रेखा बढ़ा दो आगे तक ऐसे, और फिर ये रेखा वो वाली ये रेखा बढ़ा दो ऐसे आगे तक, और फिर जो ये वाली रेखा है ये बढ़ा दो ऐसे करके आगे तक। तो हमारे पास एक तो ये वाला कोण
और एक ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, तीनों को हम मिलाएंगे तो त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल ये दोस्तों आएगा, वो आएगा 360। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल ये होता है 360 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 और त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल होता है 360। तो बात ध्यान रखेंगे, त्रिभुज, ये हमारे पास त्रिभुज और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का ABC मान लो उसको, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल तो दोस्तों ये होता है 180 डिग्री। राइट आंसर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों समांतर त्रिभुज के दो क्रमागत कोणों का योगफल कितना होता है? ये दोस्तों होता है 180 डिग्री। मान लो हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर है, वो हमारे पास कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। तो ये वाला कोण मान लो ए है, ये हमारे पास ए है और ये बी है और ये कोण सी है और ये कोण डी है। तो दो क्रमागत कोण कौन कौन से मान लो, ए और बी मान लो, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? 180 होता है। ये बात ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 33 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर आने वाला है क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 क्वेश्चन आपके सामने। यह क्वेश्चन कहता है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? तो दोस्तों ध्यान देंगे, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 होता है। ये आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि हमारे पास ये एक समबाहु त्रिभुज है तो इसके प्रत्येक कोण का मान, क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ पर जो है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। और हम जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। उसको तीन जगह बांट देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 60 आएगा। तो हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है थोड़ा सा समबाहु त्रिभुज के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण का मान क्या होता है? 60। तो प्रत्येक कोण का मान क्या होता है? 60 होता है। ये बात अपने पर ध्यान रखनी है। और तीनों भुजाएं क्या हो, तीनों भुजाएं बराबर होगी और तीनों कोण बराबर होंगे। तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज की। और समबाहु त्रिभुज की जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज हमारे पास जो क्षेत्रफल है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर। और ऊंचाई होती है √3/2 गुना भुजा। ये होती है इसकी सॉरी ऊंचाई। ऊंचाई फॉर्मूला ध्यान रखना है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, समबाहु त्रिभुज के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आगे हमारे पास नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। यदि हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? यहाँ पर 4 दी गई है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा हमारे पास 4 है और त्रिभुज का बताना है क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो मैंने बताया था आपको √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इस फॉर्मूले से करना है। तो √3/4 फिर ए हमारे पास भुजा, 4 को स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे 16 हो जाएगा। फिर 4 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 चौक 16। तो 4√3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बात और भी है, यहाँ पर 66 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लगभग 66 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये सब क्वेश्चन एग्जाम में करके जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो बात हमारे पास है 36 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दी गई है। तो एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का जो आधार है ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और जिसकी ऊंचाई है, क्या है? ऊंचाई। तो ऊंचाई हमारे पास इस त्रिभुज की कितनी है? 7 सेंटीमीटर। बताना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, अगर जिसमें आधार और ऊंचाई दी गई है तो 1/2 गुना आधार और गुना ऊंचाई फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। यदि आधार और ऊंचाई हमें दी जाए त्रिभुज की तो 1/2 आधार हमारे पास 10 है और गुना ऊंचाई 7 है। 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा और फिर 5 गुना 7 करने पर 7 पंजे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का हो जाएगा क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई हमारे पास दी गई है, तो बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई हमारे पास एक समचतुर्भुज है, इसके दो विकर्ण होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये वाला विकर्ण मान लो इसका D1 है, ये वाला विकर्ण इसका D2 है। तो इस हमारे पास जो है चतुर्भुज का जो हमारे पास क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल ये होगा 1/2 गुणा इनके विकर्णों का गुणनफल, इनके विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 विकर्ण हमारे पास रखे हैं 15 और 18, तो 15 गुणा 18 कर लेंगे यहाँ पे, और फिर 2 से भाग करते हैं तो 2 निमा 18, और फिर 15 निमा 225 यहाँ पर हो जाएगा। 15 निमा 135, सॉरी 15 निमा 135, यानी कि 135, 15 निमा 135 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो 15 निमा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर सम चतुर्भुज के जो विकर्ण की लंबाई दी है, इनके माध्यम से इसका क्षेत्रफल है निकल कर आएगा 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक बात और भी है जी दोस्तों, आपने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट दोस्तों वीडियो मिलेगी, यानी कि इस वीडियो में तो हमने डिस्कस किया है एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके बाद जो आपको नई नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, उसमें दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अति लघु, विस्तृत और लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में हम वहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में संपूर्ण आपके यहाँ पर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आगे और भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो हमने यहाँ पर हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी आपको कराया जा रहा है। तो हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात हमारे पास है 38 क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारे पास है एक आयत के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, बराबर होते हैं, समद्विभाजक होते हैं, या फिर बराबर व लंब होते हैं। तो ध्यान देंगे, एक हमारे पास ये आयत है, तो इस आयत के जो हमारे पास विकर्ण हो गए, विकर्ण ये वाले, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ध्यान देंगे, हमारे पास एक वर्ग, एक जो वर्ग है, वर्ग यानी जिसकी चार भुजाएं बराबर है, उसके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक हमारे पास मान लो सम चतुर्भुज, इसके विकर्ण भी हमारे पास क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं सम चतुर्भुज के भी। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद है शीर्षाभिमुख कोण। तो दोस्तों ध्यान दें, हमारे पास ये दो लाइन मान लो ऐसे है, ये क्रॉस करके काटती है, तो इनके जो हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ये आपस में बराबर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 क्वेश्चन में कहता है संभव त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है। संभव त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट दोस्तों को यहाँ पे ध्यान रखना है, संभव त्रिभुज, संभव त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, तीनों कोण समान होते हैं। विषमभव त्रिभुज, तीनों भुजाएं अलग अलग, तीनों कोण अलग अलग। समद्विभाव त्रिभुज, दो भुजाएं समान होती है और दो कोण समान होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, समभव त्रिभुज, विषमभव त्रिभुज और समद्विभाव त्रिभुज के लिए इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन पर दोस्तों हम आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, एक समांतर चतुर्भुज में कौन सा कथन सत्य है। बात करें पहले, सॉरी यहाँ बताना असत्य है। तो पहला कथन देखते हैं क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल। समांतर चतुर्भुज हमारे पास ये है, इसकी आमने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और ये सम्मुख कोण है, ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसके बाद ध्यान रखना है, जो हमारे पास ये जो इसके विकर्ण होंगे, विकर्ण ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजक, यानी कि हमारे पास एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बात सही है, यानी कि ये वाली लंबाई यहाँ की बराबर होगी और ये लंबाई इधर वाली इधर की बराबर होगी। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। सभी भुजाएं बराबर होती है, नहीं। तो हमारे पे ये वाला यहाँ पे असत्य कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है बस। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन 50 में हमारे पास दिया है चित्र, और यहाँ पर देख के बताना है कौन ए बी सी का मान क्या होगा, कौन ए बी सी, यानी कि ये बताना ये वाला कौन देना होगा। तो ध्यान देंगे, ये हमारे पास वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण है, वो जो यहाँ ये कोण बनेगा, ये वाला कोण इस केंद्र पर बने कोण का आधा हो जाएगा। तो आधा करेंगे तो यहाँ पाएगा 40। तो हम कह सकते हैं कोण ए बी सी ये बराबर हो जाए हमारे पास कितना, 40। तो ध्यान देंगे राइट आंसर आएगा 40। अगर जो हमारे पास यहाँ पे ये कोण दिया जाए बी कोण, और पूछ जाए हमारे पास ओ वाला कोण कितना होगा, तो फिर हमारे पास डबल करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है,
केंद्र पर बना कोण परिधि पर जो हमारे पास कोण बनेगा इसका आधा होता है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 51। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास भुजाएं दी गई है 15, 11 और 6। ये एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो भाई हमारे पास यहाँ पे एक त्रिभुज है, ये रहा। इसकी भुजाएं हमारे पास है 6, 11 और 15। तो बताना इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो तीनों भुजाएं अलग अलग है, तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, ये आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और यहाँ पे ए बराबर मान लो 6 है, और बी बराबर मान लो 11 है, और सी बराबर मान लो 15 है। अब बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट बात यहाँ पर है एस। एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ध्यान देंगे। एस की वैल्यू निकलेगी ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो ए का मान 6, बी का मान 11 और सी का मान 15, और बटे हमारे पास आएगा 2। अगर जो हम 15 और 11 को जोड़ते हैं 26, 26 और 6 हमारे पास हो जाएगा कितना, 26 और 6 ये हो जाएगा 32, और 2 से भाग करेंगे तो एस का मान आएगा 19। तो 19 को कहाँ पे लिखना है, 19 को रखना है यहाँ पे। और फिर सॉरी, हमारे पास 2 से भाग करने पाएगा 16, 2 से भाग करने पाएगा 16, और फिर 16 माइनस के ए हमारे पास कितना है 6। इस प्रकार से एस का, ए का, बी का मान यहाँ पर रख लेना है इस फॉर्मूले में। तो ये वैल्यू आप रख लेते हैं ए बी सी, और एक्स हमारे पास जो एस है इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 16, फिर 10, यहाँ बचेगा 5, और यहाँ बचेगा 1। तो 16 किसका स्क्वायर है, 10 का। हमारे पास 4 का स्क्वायर है, 4 बाहर आ जाएगा। 5 10 को लिख सकते हैं 5 दूनी 10 गुना 5, तो यहाँ पे 5 भी बाहर आ जाएगा। तो 4 गुना 5 और रूट 2, यानी कि 5 चौक 20 रूट 2, 20 रूट 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा आपको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आगे हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन 52। क्वेश्चन कहता है एक छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 8 मीटर और 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर विमा वाले एक कमरे में रखा जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर एक कमरा मान लेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास एक कमरा है, ये हम यहाँ पर मान लें कमरा है जिसकी लंबाई तो है 10, जिसकी लंबाई तो है 10, और जिसकी चौड़ाई है 8, इसकी चौड़ाई है 8, और जिसकी जो हाइट है वो हमारे पास है 6, इसकी हाइट हमारे पास है 6। तो इस कमरे में रखे जाने वाली अधिकतम छड़ की लंबाई, अधिकतम छड़ की लंबाई जो हमारे पास होगी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस के चौड़ाई का स्क्वायर प्लस के हाइट का स्क्वायर। तो लंबाई कितनी यहाँ पर है, यहाँ पर 10, 10 का स्क्वायर 100 आएगा। फिर चौड़ाई कितनी है 8, 8 का स्क्वायर लिखेंगे 64 आएगा। फिर ऊंचाई कितनी है 6, 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36 आएगा। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 200, और 200 को लिख सकते हैं 100 दूनी 200, और 100 किसका स्क्वायर है, ये है 10 का स्क्वायर, और रूट 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो 10 रूट 2, 10 रूट 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है एक घन के विकर्ण की लंबाई 8 रूट 3 है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई हमारे पास यहाँ पर बनाएंगे एक घन। तो एक हमारे पास यहाँ पे है घन जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, वो हमारे पास है घन। और घन के विकर्ण का फॉर्मूला, घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है ए रूट 3, और घन के विकर्ण की लंबाई हमारे पास रखी है 8 रूट 3, जो बराबर आएगी ए रूट 3। रूट 3 हमारे पास रूट 3 कट जाएगा, तो भुजा ए बराबर आ जाएगी 8। हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो यानी कि 6 गुना 8 का कर लेंगे स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, और 64 की गुना करते हैं 6 में, तो 6 चौक 24 का 4 का हासिल 2, 6 76 2 38, यानी कि गुना करने पाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, विकर्ण की लंबाई और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम में करके आना है। ध्यान रखेंगे घन के आयतन फॉर्मूला होता है a की पावर 3, ये भी आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 54। एक बेलन का आयतन 924 घन सेंटीमीटर दिया गया है,
तथा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है ये बताना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर एक वर्ग, एक हमारे पास बेलन, तो बेलन इस प्रकार से होता है, पता होना चाहिए। और जो बेलन का आयतन का फॉर्मूला है ये भी आपको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर एच। तो ये होता है, ये बात पता होनी चाहिए। और ये हमारे पास यहाँ पर जो बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास है 924 घन सेंटीमीटर, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच, ये हमारे पास दिया गया है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देंगे, तो समीकरण 1 में हम भाग कर देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से भाग कर देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, तो यहाँ पर आर बटे में 2 बराबर यहाँ पर आएगा 924 बटे 264। 2 से भाग करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा 132। और 132 से हम यहाँ पर भाग करते हैं, तो यहाँ पर भाग करने के बाद आएगा कितना, 7। 7 बार पूरा कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो है क्या नाम, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 7। मगर हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है उस बेलन की हाइट कितनी है। मगर ये हमारे पास निकल कर आई है त्रिज्या, और बताना है हाइट कितनी है। तो हाइट को निकालने के लिए यहाँ पर ध्यान देंगे मेरी बात पर, थोड़ा सा मैं छोटा करना चाहूँगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आ पाएगा। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे मेरी बात पर, भाई हमारे पास हाइट जो हमारे पास त्रिज्या है तो हमारे पास निकल कर आ गई, मगर हमें तो ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई। तो ऊंचाई निकालेंगे कैसे, समीकरण 1 से निकाल लेंगे, समीकरण 1 से ऊंचाई निकल जाएगी। तो समीकरण 1 से 2, यहाँ पर सेम टू सेम पाई का मान 22/7 रखेंगे समीकरण 1 से, और फिर आर का मान हमारे पास 7 है, और ऊंचाई हमारे पास एच है, और ये इक्वल है समीकरण हमारे पास, समीकरण 2 से बात कर रहे हैं, सॉरी हम यहाँ पे समीकरण 2 से मैं बात कर रहा हूँ, समीकरण 2 से। ये हमारे पास यहाँ पे बराबर किसकी है, 264 के। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से भाग करेंगे यहाँ पे तो आएगा 132, और 132 में 22 से भाग कर दूंगा तो यहाँ पर आएगा 6। तो यानी कि एच बराबर आएगा 6 मीटर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस बेलन की जो हाइट है वो 6 मीटर हो जाएगी, ऑप्शन सी राइट आंसर। तो आपके फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो चलिए आपको जो आपके क्षेत्रफल आयतन वाले फॉर्मूले हैं, बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ के फॉर्मूले आपको याद करके जरूर जाने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुविकल्प में इनके फॉर्मूले ही पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको याद कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन शंकु वाला। तो एक शंकु बना दिखाता हूँ, शंकु कैसा होता है। तो यहाँ पर तो ये शंकु आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हो जाएगा एक शंकु। और शंकु का हमारे पास ये होती है ऊंचाई, ये होती है शंकु की ऊंचाई, और ये होती है शंकु की त्रिज्या, और ये होती है शंकु की सैलेंट हाइट या फिर सैलेंट लेंथ, जो हमारे पास होगी लंबाई एल, ये होती है तिर्यक लंबाई शंकु की। और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट हाइट का स्क्वायर प्लस के त्रिज्या का स्क्वायर। तो हमारे पास एक शंकु की जो हाइट है वो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, और इसके आधार का व्यास होता है 2r। तो 2r का मान हमारे पास दिया गया है 12। तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी, 2 से भाग करने पर 6 आएगी, 6 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है तिर्यक ऊंचाई कितनी है, एल का मान निकालना है। तो एल का मान निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाइट का स्क्वायर प्लस के त्रिज्या का स्क्वायर। हाइट कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस के त्रिज्या कितनी निकल के आई, 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 64, और 6 का स्क्वायर होता है 36। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 100, और 100 किसका स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी में। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो भाई आगे हमारे पास है क्वेश्चन, हमारे पास नेक्स्ट 56 क्वेश्चन कहता है एक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले शंकु का आयतन क्या होगा। तो भाई ये हमारे पास शंकु है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और 1/3 पाई का मान आप जानते ही हैं 22/7 होता है। और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। और फिर हाइट कितनी यहाँ पर है क्वेश्चन में 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। उसके बाद
आगे देखते हैं नेक्स्ट। 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 तिया 9 आएगा। उसके बाद 22 तिया आएगा 66, और 66 गुना 5 बटे में 7। तो 66 गुना 5 करेंगे तो आएगा 330, और बटे में 7। तो यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन सही करने की आवश्यकता है। आंसर राइट आंसर 330/7 सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब आएगा राइट आंसर। तो ये ऑप्शन मिस्टेक है, शायद क्वेश्चन के जो ऑप्शन है कोई और से क्वेश्चन के ले लिए गए हैं, इसलिए आंसर मैच नहीं कर पा रहा है। मगर हम बात करें राइट आंसर की इस क्वेश्चन में, 330/7 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का एक्यूरेट और एक राइट आंसर देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको और निपटा लेते हैं इसी क्लास में। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सांख्यिकी चैप्टर वाले जो आपके चैप्टर है, वहाँ से आपके एग्जाम में कौन कौन से बहुविकल्प क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, वे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या का माध्य क्या होगा। तो दोस्तों माध्य का जो फॉर्मूला होता है, माध्य का फॉर्मूला ये होता है पदों का योग, पदों का योग और बटे पदों की संख्या। ये माध्य का फॉर्मूला होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हमारे पास कितनी है, 10 अभाज्य संख्याएं, और ये 10 अभाज्य संख्याओं का योग लिखना है। तो 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी, तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 के बाद 3 आएगी, 3 के बाद 5 आएगी, 5 के बाद 7 आएगी, 7 के बाद 11 आएगी, 11 के बाद 13 आएगी, 13 के बाद कौन सी आएगी, 13 के बाद आएगी 17, 17 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 19 आएगी, 19 के बाद 23 आएगी, और 23 के बाद आएगी अभाज्य संख्या 29। अब देख लेते हैं कितनी संख्या हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या पूरी हो गई है। तो इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करते हैं, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17, 41 और 17 हमारे पास हो जाएगा 58, 58 और 19, 58 और 19 हो जाएगा 77, और 23 हमारे पास हो जाएगा 77, ये हो जाएगा 100 और 129। तो 129 हो जाएगा जोड़ने पे, और 10 से भाग कर देंगे तो 12.9 भाग करने पर आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इन अभाज्य संख्याओं का माध्य हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अभाज्य संख्या या फिर किन्हीं भी संख्याओं का माध्य निकालना हो तो उन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, और जितनी संख्या है उससे भाग करके अपना आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास है 58, 7 9 11 13 x और 21 का माध्य 13 है, तो x का मान कितना है। तो अब की बार माध्य दिया है कितना, अब की बार माध्य दिया है 13, और संख्या कौन कौन सी है, 7 9 11 13 x और 21। तो इन सब का जोड़ यानी कि माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो पदों की संख्या है 6। तो माध्य बराबर पदों के योग बटे पदों की संख्या से हमने इसको बना लेंगे समीकरण को। अब यहाँ पे x समान निकालना है, तो x समान निकालने के लिए 6 से गुना 13 में कर लो, 6 गुना कर लो 13 से। उसके बाद नेक्स्ट है, इनको जोड़ लेंगे, 13 और 7 20, और 20 और 20 40, 40 और 21 61 प्लस के x, 13 से 78 आएगा, ये 61 यहाँ तक घटा देंगे इसमें से, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 17 घटाने के बाद। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा अपना राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन भाई हमारे पास है 59। 59 क्वेश्चन कहता है कि आंकड़ों का बहुलक क्या है, बहुलक। तो बहुलक कैसे निकलेगा, जो संख्या इस हमारे पास इन संख्या में सबसे ज्यादा बार आई है वही उस संख्या को हो जाएगा बहुलक। तो यहाँ पर 14 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है इन सभी संख्याओं में, तो 14 हो जाएगा इन सभी आंकड़ों का बहुलक राइट आंसर। तो बहुलक कैसे पहचानेंगे, जो नंबर संख्याओं में ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही संख्या बहुलक हो जाएगा आंकड़ों का, ये बात ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं का माध्यक। दोस्तों हमने पढ़ा है माध्य और माध्यक अलग है, तो इनका निकालना माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए पहले लिखेंगे संख्याओं का आरोही क्रम, पहले लिखेंगे संख्याओं का आरोही क्रम, आरोही क्रम। माध्यक निकालने के लिए पहले लिखेंगे संख्याओं का आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हमारे पास सबसे छोटी संख्या 3 आएगी, 3 के बाद 4 यहाँ पे 2 बार है, तो 4 2 बार लिखेंगे, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7 यहाँ पे 2 बार है, 7 7, फिर यहाँ पे 8 तो नहीं है, ना 9 है ना 10 है, फिर हमारे पास 12। तो इस संख्या का आरोही क्रम हो जाएगा। फिर यहाँ पर काउंटिंग करेंगे माध्यक निकालने के लिए, ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 हो रही है। तो कौन सी संख्या नहीं ली गई है? 7 यहाँ पर दोस्तों 3 बार है भाई, 3। 7 यहाँ पर है 3 बार, तो 3 बार ही लिखेंगे। 7 3 बार है। अब ये संख्या यहाँ पर कितनी है? 13। तो यहाँ पर n बराबर है 13। अब n बराबर 13 संख्या हमारे पास है विषम। n बराबर 13 हमारे पास है विषम संख्या, और विषम संख्या हमारे पास यहाँ पर है काउंटिंग में। तो इनके माध्यक का फॉर्मूला, तो इनके माध्यक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माध्यक बराबर, अगर जो n बराबर विषम संख्या है तो इनके माध्यक का फॉर्मूला हो जाएगा n+1 बटे 2 व पद, 2 व पद। तो n हमारे पास है 13 और 1 प्लस के 14 बटे हमारे पास यहाँ पर जाएगा पद, 14वां पद, यानी कि 13 और 1 14। तो इसको लिख सकते हैं 13 और 1 14, और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पाएगा 7, यानी कि 7वां पद, 7वां पद। तो 7वां पद कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां। तो 7वां पद हमारे पास 7 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अपना रहेगा राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही कराए जा रहे हैं, उससे फालतू कुछ भी नहीं कराया जा रहा है। तो इतने सब तो आपको करने हैं, क्योंकि दोस्तों देखो आपके एग्जाम में 60-20 क्वेश्चन आने हैं। अगर जो मैं आपको केवल 20 ही क्वेश्चन कराता तो क्या पता उन 20 में से क्वेश्चन एग्जाम में लगता या नहीं लगता पढ़ाया हुआ। मगर यह है कि हमने 60 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर कराए हैं। आगे कुछ क्वेश्चन बचे हैं करा दूंगा। तो हम यहाँ पर 60 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं, या आप यहाँ पर ये 60 प्लस क्वेश्चन आप एग्जाम में करके जाते हैं, तो यकीन मानिए आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसी क्लास से इंपॉर्टेंट कराए गए हैं सभी क्वेश्चन। तो आप बेफिक्र होकर यह क्लास आपने पूरी देखी है, आपको इसको रिपीट करके एक एक क्वेश्चन को रिपीट करके अच्छे से समझ कर एग्जाम में जाइए, तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस क्लास से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो 61 दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है प्रायिकता चैप्टर से। यहाँ पर है निम्न में से कौन सी एक घटना प्रायिकता नहीं है? तो ध्यान देंगे प्रायिकता का मान यहाँ पर दोस्तों 0 से तय होता है बड़ा, या फिर 0 के बराबर, और इसका मान 1 से छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा प्रायिकता का मान, ये बात ध्यान रखनी है। तो प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या फिर 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर होगा प्रायिकता का मान। तो प्रायिकता का मान 2 नहीं हो सकता, इसलिए हमारे पास प्रायिकता की घटना 2 नहीं हो सकती है। तो मैंने बताया आपको प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। प्रायिकता का मान 1 या 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता प्रायिकता का मान, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रायिकता के संबंध में जो हमारे पास ई घटना है इसके होने की प्रायिकता पी है, तो कौन सा कथन सत्य है? मैंने बताया आपको प्रायिकता का मान 0 से छोटा होगा, फिर 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, या फिर 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर होता है प्रायिकता का मान। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, आपके एग्जाम में ध्यान रखेंगे। आगे हमारे पास नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं है? तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, 1 से बड़ी है, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो पा रही है, क्योंकि 5 में 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4, ये भाग करने पर 1.25 आएगा, और ये 1 से ज़्यादा है, प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए ये घटना प्रायिकता का मान नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक सिक्के को हमने 60 बार उछालने पर 35 बार पट आता है, तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो चित हमारे पास कैसे निकलेगा? टोटल कुछ उछाला है 35 बार, 60 बार, उसमें से 35 पट है तो 35 घटा दूंगा, तो ये चित हमारे पास निकल कर आ जाएगा, तो चित होगा 25। अब चित आने की प्रायिकता निकालते हैं, प्रायिकता। तो चित आने की प्रायिकता हमारे पास कैसे निकलेगी? चित आने की प्रायिकता कैसे निकलेगी? ये निकलेगी चित आने के परिणाम और बटे कुल परिणाम। प्रायिकता होती है आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो चित आने की संभावना कितनी है? 25, और कुल संभावना है 60, ताकि 60 बार उछाला जाता है। 5 से भाग करेंगे 5 पंजे 25, 5 से भाग करेंगे 12, तो राइट आंसर 5/12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो 5/12 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक खेल के जीतने के लिए, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक खेल को जीतने की प्रायिकता हमारे पास है 3/5। तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो हारने की प्रायिकता निकालने के लिए इस जीतने की प्रायिकता को 1 में से घटा देंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, और फिर यहाँ 5 एकम 5 और 1 तिया 3, घटाएंगे तो 2/5 आएगा। तो हम कह सकते हैं खेल के हारने की प्रायिकता हो जाएगी 2/5। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
तो भाई 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको और सीख लो इस क्लास में। फिर आप यहाँ पर यह क्लास आपने कंप्लीट देखी है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे समझा है, तो मैं मानता हूँ आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो बात हमारे पास है एक व्रत की। पहले यहाँ पर ध्यान दो, एक व्रत है, व्रत की त्रिज्या होती है आर। व्रत की जो त्रिज्या है ये होती है आर, और जो उसका व्यास है, ये होता है 2 गुना त्रिज्या। फिर आप ये कह सकते हैं त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा, व्यास का आधा। ये बात ध्यान देंगे। तो व्रत की त्रिज्या 6 है, व्यास बताना है। तो व्यास कैसे निकलेगा, जब मैं 2 गुना कर दूंगा त्रिज्या का, तो 2 गुना त्रिज्या, तो 6 दूनी 12। इस क्वेश्चन का 12 सेंटीमीटर राइट आंसर आ जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्रत का व्यास एक व्रत का व्यास कितना है, 20 है सेंटीमीटर में, और त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या कैसे निकलेगी, जब मैं इस व्यास में 2 से भाग कर दूंगा, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो हम कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर इस 20 सेंटीमीटर व्यास वाले व्रत की त्रिज्या हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे कंप्लीट 9th क्लास के मैथ के सभी चैप्टरों के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यदि आपने यह वीडियो कंप्लीट देखी है तो आपको वीडियो को यहाँ पर दोस्तों एक बात और भी, आपने यह वीडियो कंप्लीट देखी है तो आपको वीडियो देखने के बाद आपने सभी क्वेश्चन अच्छे समझे हैं, तो आपको इस वीडियो का लाभ एग्जाम में जरूर मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से इस वीडियो से हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन हमने यहाँ पर वीडियो में सेट किए हैं आपको समझाने के लिए। तो वीडियो को आपको शेयर भी करना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उसमें हम 9th क्लास एग्जाम, जो आपका एनुअल एग्जाम है, वार्षिक एग्जाम है 9th क्लास, उसमें आपके अति लघु, लघु और विस्तृत जो क्वेश्चन है वहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, वे सब आपको मैं आने वाली एक ही वीडियो में करा दूंगा। तो आपको हमारी वीडियो यहाँ पर कैसी लगी इसको आपको यहाँ पर बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाइक भी करना है वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।